हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी जो हम आपको बता रहे हैं जो 12th की केमिस्ट्री है, उस 12th की केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर का अभी हम आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर जो है वो पढ़ा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो टॉपिक है उसी को हम आपको बता रहे हैं। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है इसमें आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के हुआ करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड जो हुआ करते हैं, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या हुआ करती है संरचना, उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या हुआ करता है, वो हम आज आपको इस लेक्चर में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब लोग पेन्स और अपनी नोट्स लेकर के बैठ जाएं। और अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई हुई बातें अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आज आपको जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण, ये ध्यान दीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। ये बेसिक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, और बेसिक से ही हम आपको उठाया किया करते हैं। यहां से ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम आपको क्या बताएंगे आज, वर्गीकरण। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपको क्या किया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, फिर कार्बोक्सिलिक के कौन कौन डेरिवेटिव्स हैं, और फिर आपको हमने कार्बोक्सिलिक का नोमेनक्लेचर भी आपको बताया है। तो उन सब चीज़ों को अगर आप देखे रहेंगे तब आपको लेक्चर्स ये और अच्छा समझ में आता है, और इस चीज़ को आप ध्यान दिया करो। तो सबसे पहली चीज़ आपको हम बताया किया करते हैं, हमारी बात को ऐसे एकदम समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको एल्कोहल का क्लासिफिकेशन बताया था, अगर किसी बच्चे को याद हो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, तो मैंने बताया था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में भी 3 थे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। फिर ईथर का भी क्लासिफिकेशन बताया था, तो आपका एक होता था सम्मित ईथर, एक असम्मित ईथर। फिर आपको मैंने फिनॉल का क्लासिफिकेशन बताया, फिनॉल क्या हुआ करते थे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स, फिनॉल्स भी कई प्रकार के थे। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हुआ करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। उससे हमारा एक बेसिक आइडिया निकलता है कि किस फैमिली से बिलोंग किया करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिए कि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है। द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप and the carboxylic compounds has been divided into 3 types. The numbers of carboxylic groups, या कह सकते हो the based upon number carboxylic group carboxylic compounds has been divided into 3 types. कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न 3 भागों में बांटा गया है। अब वो निम्न 3 भाग कौन कौन से हैं, एकदम ध्यान समझिए। कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ये देखिए, मतलब जो ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इसकी संख्या के आधार पर जो नंबर होता है उसके आधार पर कार्बोक्सिलिक समूहों को क्या किया गया है, निम्न 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब वो इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला हुआ करता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला आपका क्या हुआ करता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पहला।
इसको अगर आप लोग कहोगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला एकदम समझ में आया। दूसरा एकदम विधिवत समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग कह सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा हो गया। तीसरा अब हम डायरेक्ट लेके आते हैं, ट्राई ना लेकर के, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम सरल है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मेरे हिसाब से इससे इजी कोई टॉपिक है नहीं। केवल नाम से ही इस चीज का आप अर्थ निकाल सकते हो। जो नाम मैं बता रहा हूं उसी नाम से ही इसको आप निकाल सकते हो सीधा सीधा। इसको आप कह सकते हो पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। नाम से ही समझ सकते हो, पहला है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा आपका है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा आपका क्या है? पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर किसी समूह की संख्या 1 होती है तो उसको मोनो कहते हैं। अगर नंबर जो होता है वो 1 होता है तो उसको हम लोग मोनो, 2 होता है तो उसे डाई, और 3 होता है तो उसे ट्राई, और 4 होता है तो टेट्रा। लेकिन इसी ट्राई के बाद काफी लोग क्या बोल देते हैं? इसको पॉली। क्या बोल देते हैं इसे? पॉली। 3 से बाद जो होती है संख्या उसको हम लोग पॉली के अंतर्गत क्या किया करते हैं? इंक्लूड किया करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसे समझेंगे एकदम सीधा सीधा तो आप क्या समझ सकते हो? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 1 होती है उसे हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या केवल 1 होती है, या ऐसे भी कह सकते हो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 1 होती है या एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। एकदम सीधा सीधा है। मोनो कार्बोक्सिलिक का मतलब जैसे मोनो में क्या हो सकता है कि आप जितना बताते हैं एकदम जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब भी हो सकता है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसे एक यौगिक जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो। और एक चीज याद रखिएगा, 2 जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड या ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या जो होती है वो 2 से अधिक होती है। अब 2 से अधिक का मतलब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और इससे ज्यादा जितना भी आएगा वो सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आते हैं। तो आप सोच लीजिए कि मैंने आपको केवल यही नाम से ही आधारित पे ही डिफिनेशन याद करने का तरीका बता दिया। केवल आप यही नाम देखिए और नाम देख करके ही डिफिनेशन अपने आप बता सकती है। तो ये तरीका है, अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप सुनते हो और पढ़ने को आपको मिलता है तो आपको डिफिनेशन पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। बाकी आगे का कार्यक्रम आप खुद कर सकते हैं। तो आगे अब आपको क्या बताना है, तो इतना समझ में आया भैया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा कौन सा है? पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए आगे अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। पहले हम पढ़ेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। हम सबसे पहले यही जानेंगे कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते किसे हैं। तो अब आप आगे हमारी बात को फॉलो करेंगे। सबसे पहला है मोनो
कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम एक डिफिनेशन पकड़ लीजिएगा, वही चलिएगा। मोनो माने एक, कार्बोक्सिलिक माने कार्बोक्सिलिक समूह। बस वे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या या जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एक होती है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या क्या होती है? एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे अब आप ध्यान दीजिए, अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर आप कहोगे तो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफैटिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक का मतलब होगा जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहेगा तो उसको कार्बोक्सिलिक कहोगे, और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, एलिफैटिक रिंग से जुड़ा रहता है तो उसको एलिफैटिक कह सकते हो। अब जैसे इसमें लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लीजिए, हमने बता दिया HCOOH। अब HC जो OH है, ये क्या है आपका? फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है? फार्मिक अम्ल। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा आपका हुआ करता है CH3COOH, ये आपका क्या है? एसिटिक अम्ल है। अब आप देखें, विचार करें तो इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें भी एक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आएंगे। आगे फिर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया, आप देखिए ये यहां पे COOH। अब ये क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। अब जो ये बेंजोइक एसिड है, ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के ही अंतर्गत है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो ये कैसा है जानते हो सब? ये एलिफैटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एलिफैटिक रिंग से जुड़ा है। CH3 एल्किल है ना, ये एलिफैटिक, और ये क्या है? बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहोगे? एरोमेटिक कहोगे। क्या कहोगे इसको? एरोमेटिक। तो ये समझ में आना चाहिए कि अब आपको पहली डिफिनेशन क्लियर हो गई। वे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या एक होती है उसे हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और जैसे मैंने बता दिया, फार्मिक अम्ल HCOOH एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3COOH एक एसिटिक अम्ल, एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और बेंजोइक एसिड एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो पहला वाला आपको समझा दिया मैंने। अब आइए भैया, आप सेकेंड वाले की बात करो, एकदम धुआं हो जाएगा, जान लीजिए। इसमें ज्यादा कुछ केयरली नहीं है, बस केवल एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप समझते चलेंगे तो हम आपका जान लीजिए पूरा का पूरा एकदम टॉपिक यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। और बढ़िया सा इसको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए तो आपको एकदम कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें, जान लीजिए। दूसरा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, डाई मतलब दो, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब समूह, ऐसे कह दीजिएगा। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, उसे हम क्या कहेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो एकदम नाम से ही अगर आप डिफिनेशन पा रहे हो तो कितना अच्छा है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या कितनी? 2 होती है। यह चेंज हो गया बस। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 2 होती है उसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो जान लीजिए साइंस की न्यू होती है, बिना एग्जाम्पल्स के कोई काम ही नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल CH3COOH। अब आप देख लीजिए, सही फार्मूला लिखते हो तो CH3COOH इंटू 2H2। ये क्या है आप जानते हो? ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। क्या है ये? ऑक्जेलिक एसिड। अब आप देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसीलिए ये क्या है आपका? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है आपका? ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद अगला जैसे आप देखना चाहते हो CH2 COOH। अब इसमें भी देखिए 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये जो है मेलोनिक एसिड का फार्मूला है। मेलोनिक एसिड का ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ाया जाता है, तो ये आपके किसके अंतर्गत आ रहा है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आ रहा है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, उसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिक एसिड, और दूसरा आपका क्या है भैया? आपका मेलोनिक एसिड। दूसरा आपका क्या है? मेलोनिक एसिड जो हुआ करता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है। और अगर आप ध्यान देना चाहते हैं और एग्जाम्पल, तो जैसे मैंने ये सब कैसे हैं? एलिफेटिक है, लेकिन अगर आप किसी एरोमेटिक की बात करते हो तो मैंने इसको लिखाया भी था COOH और COOH। अब देखिए इसमें बेंजीन रिंग से 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हैं, और जो ये 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हैं तो इसका नाम होता है थैलिक अम्ल। क्या हुआ करता है? इसका नाम थैलिक अम्ल। और जो ये थैलिक अम्ल हुआ करता है ये एक प्रकार का आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करता है। क्या हुआ करता है आपका? ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करता है। अब हम आपको अगला बताने जा रहे हैं पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम समझ में आ रहा है? विधिवत तरीके से समझें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा बढ़िया से। पॉली, तीसरा है पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉली मतलब होता है बहुत। मैंने बताया चैप्टर है आपके यहाँ पॉलीमर, बहुलक करके एक चैप्टर है। जब आप उसे पढ़ोगे तो उसमें आपको समझने को मिलेगा पॉली मतलब क्या हुआ करता है? बहुत। ये आप जान लीजिएगा, पॉली मतलब क्या हुआ करता है? बहुत। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप जब इसकी डिफिनेशन बताओगे तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें या वे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 2 से अधिक होती है, मोर देन 2। अगर किसी यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 2 से अधिक होती है तो उसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं? पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जवाब मैं लिख रहा हूं, एकदम सरल है भैया। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 2 से अधिक होती है, मोर देन 2, 2 से अधिक होती है
पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या क्या होती है, वो आपकी किससे 2 से अधिक होती है। और अगर कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 2 से अधिक देखने को मिल रही है तो उसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कभी कभी वाइवा के दौरान क्या किया जाता है, उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप कैसे इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला बताइए, इसका आईपीएससी नेम बताइए। तो मैं पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। CH2COOH, फिर यहां लिख दीजिएगा CH, या ऐसे लिख सकते हो C, यहां पे OH, फिर ये क्या हो जाएगा आपका COOH, और फिर CH2COOH, यही फार्मूला है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे। तो देखिए अलग अलग स्थानों पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है अलग अलग कार्बन से, और इसमें देखिए ये OH भी है। तो इसी का नाम होता है, आपको बता रहे हैं, सिट्रिक एसिड। क्या नाम होता है, सिट्रिक एसिड। जो नींबू वगैरह होता है आपका, जो खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड ही होता है। इसीलिए उन सबको क्या किया गया है, एक फैमिली है जिसका नाम है साइट्रेसी, उसी साइट्रेसी फैमिली के अंतर्गत क्या किया गया है, उसको रखा गया है। ये बात दिमाग में रख लीजिए, किस फैमिली के अंतर्गत रखा गया है, साइट्रेसी फैमिली के अंतर्गत क्या किया गया है, उसको रखा गया है। अब बताइए कि इसका नाम क्या होगा। अगर हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दें या आपको होमवर्क करके लिख दें, तो बच्चे देखते इतना है लेकिन कमेंट कितने लोग करते हैं, सोचिए। ऐसा लगता है कि जैसे कमेंट कर देंगे कोई प्रॉब्लम होगी, 2 या 3 बच्चे, तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब आपको पूरा हम बताएंगे। चलिए, नंबरिंग जब ऐसे होता है, कंपाउंड जब अलग अलग संख्या में होता है तो नंबरिंग ऐसे की जाती है, 1 2 3, 3 हो गया। अब देखिए ये जो है आपका नाम, तो देखिए 1 2 3, तो प्रोपेन तो है ही, और इसका नाम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में लिखेंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट एक बना हुआ है, इस सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिख दीजिए। तो यहां हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी, दूसरे छूट गया ना, 2-हाइड्रोक्सी इसके लिए लिखा, और 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और 2-हाइड्रोक्सी फिर क्या हो गया, प्रोपेन। और आप बताइए 1 पे भी है, 2 पे भी है और 3 पे भी, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, और इसका नाम हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऐसे आईपीएससी नेम लिखे जाते हैं। आपको बता दिया ये दूसरे कार्बन जुड़ा था इसलिए लिख दिया 2-हाइड्रोक्सी, और 1 2 3 ये पैरेंट चेन बनी आपकी 3 कार्बन की, तो लिख दिया प्रोपेन, और फिर 1, 2, 3, पहले पे भी है, दूसरे पे भी, तीसरे पे, इसलिए लिखा ट्राई। क्यों लिखा, 3 है, तो अब उसके बाद फिर इसका नंबरिंग में तो नाम लिया नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन करेंगे अब 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहा आपके सामने क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने क्या बता दिया, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। अब थोड़ी सी एक बात आपको और बताते हैं, लेकिन पहले इसको हम इरेज करेंगे, मिटा दे रहे हैं भैया इसको विधिवत तरीके से। अब चलिए आगे ध्यान दीजिए। कुछ हो गया तो डांस करना। काफी बच्चे समय और ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं, तो आप लोग ईश्वर के भरोसे मत बैठिए, क्या पता आपके भरोसे भगवान बैठा हो, तो भगवान के भरोसे कभी नहीं बैठने का, हो सकता है ईश्वर आपके भरोसे बैठे हो। तो इसीलिए आप लोग उठिए,
और उठ करके चलिए, क्योंकि ईश्वर उसी की मदद किया करता है जो चलता है, जो कुछ करने का प्रयास करता है। आप अगर बैठ करके सो रहे हैं तो ईश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। उठो, जागो और तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये ध्यान दीजिए। तो माय डियर, एक चीज आपको और बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो कार्बोक्सिलिक यौगिक होते हैं इसमें बताई जाती है एक आपकी क्रियात्मक समवायता पाई जाती है, और दूसरी कौन सी होती है? श्रृंखला समवायता पाई जाती है। समवायता एक चैप्टर है जो 11th में हमने आपको बताया हुआ है, उसको आप देखेंगे तो वहां पे समवायता के कई प्रकार हैं। तो श्रृंखला समवायता होती है, दूसरी कौन सी होती है? क्रियात्मक समवायता। इसको आप अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिकों में श्रृंखला एवं कौन सी? क्रियात्मक, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, या क्या होती है? समवायता पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो यौगिक होते हैं या कंपाउंड होते हैं उसमें श्रृंखला एवं क्या हुआ करती है? क्रियात्मक समवायता क्या होती है? पाई जाती है। और अब अगला हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या आपके सामने? स्ट्रक्चर। चलिए, कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? COOH। तो आप ये सोचते हो कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, तो आपको हम बता रहे हैं। अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? ये कार्बोनिल ग्रुप होता है और यहां से OH, ये तो इस तरीके से ये नहीं व्यवस्थित होते हैं। कार्बोक्सिलिक यौगिक में क्या हुआ करता है? जो ये कार्बन और कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए जो अन्य सभी बॉन्ड होते हैं वो आपस में 120 डिग्री पर क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोनिल से जुड़े हुए अन्य बंध होते हैं वह 120 अंश, कितने पर? 120 अंश पर क्या हुआ करते हैं? जुड़े रहते हैं। मतलब 120 अंश की वो क्या किया करते हैं? ज्यामिति बनाया किया करते हैं। और जिसमें कार्बोक्सिलिक यौगिक का क्या हुआ करता है? एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको क्या हुआ करता है? देखने को मिलता है। तो एक लाइन पहले लिख दें, उसके बाद फिर इसका हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दें। कार्बोक्सिलिक, ये होता है ना फार्मूला इसका, अम्ल में कार्बोनिल से जुड़े सभी बंध एक ही तल पर स्थित रहते हैं। समूह से जुड़े सभी आबंध एक ही तल में स्थित रहते हैं। जो आपस में 120 डिग्री 120 अंश के कोण पर स्थित रहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो क्या हुआ करते हैं में कार्बोनिल समूह से जुड़े जो सभी भी बंध होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वह एक ही तल पर होते हैं, एक ही उनकी सिमेट्री होती है।
और जो आपस में क्या होते हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बताना भी चाहते थे। 120 अंश के कोण पर क्या हुआ करते हैं, ये स्थित होते हैं, ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल की निम्न अनुनाद पूछा जाता है, संरचनाएं संभव होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हुआ करता है, इसके निम्न क्या हुआ करती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या हुआ करते हैं, पॉसिबल होते हैं। और जो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब सब लोग जानते हो, ऐसे यौगिक जिसके क्या हुआ करता है, संरचना सूत्र की व्याख्या उसके एक, या ऐसे यौगिक जिसके समस्त गुणों की व्याख्या एक संरचना सूत्र द्वारा नहीं की जा सकती है, अर्थात उसके जो गुण होते हैं वो कई संरचना सूत्र के मध्यमान होते हैं, तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, रेजोनेटिक कंपाउंड कहा करते हैं। और जो यौगिक की संरचनाएं हुआ करती हैं उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, उसकी रेजोनेटिक संरचनाएं कहा किया करते हैं। तो इसकी जो रेजोनेटिक संरचनाएं हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तो ये देखिए, आपको हमने क्या बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका फार्मूला होता है COOH। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाया किया करते हैं, देखिए C और ये O के बीच में ये बॉन्ड हो गया, ये आपका सिंगल बॉन्ड, फिर ये OH। आप लोग कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना इसको, C फिर सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिख देते थे, जबकि ऐसा ये होता नहीं है, इस तरीके से इसकी फॉर्म हुआ करता है। देखिए C डबल बॉन्ड O और फिर H, और जब हम इसका स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर ना होकर के इस तरीके से होता है, और एक ही प्लेन में देखिए सब है। अब यहाँ से ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 4 अभी बचा हुआ, 2 यूज किया है। अब देखिए इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसलिए बना कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में देखिए ऑक्सीजन ज्यादा ऋण विद्युतीय है और कार्बन धन विद्युतीय है, तो जब कार्बन धन विद्युतीय है तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हुआ ये इस कार्बन की तरफ माइग्रेट हुआ। तो पहले यहां से ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूट के गया इधर, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया यहाँ पे देखिए, और फिर इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो प्लस चार्ज आ जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, भाई इसके ऊपर प्लस चार्ज आया तो प्लस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ माइग्रेट हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो ये क्या हुआ करती हैं, आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है। तो आज के इस लेक्चर्स में हमने जो बताया आपको, सही से अगर देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन और इसका हमने क्या बता दिया, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का। और अब हम अगले लेक्चर्स में आप लोगों को क्या करेंगे, जो बताने वाले हैं वो आपको बताएंगे, क्या जानते हो आप लोग, अब बताएंगे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रिपरेशन की मेथड, बनाने की विधियां जो कि इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कंपाउंड के प्रिपरेशन की विधियां ऑलरेडी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए और विधिवत तरीके से आप सभी लोग इसको लिखें, पढ़ें। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप नोट्स बनाएं और बनाने के बाद कम से कम वीडियो को आप लोग पूरा एक बार देखा किया करो, और देखने के बाद क्या किया करो, इसको लिखने का प्रयास किया करो, तब पूरी बातें समझ में आती है, अनदर आपको समझ में आती नहीं है। तो थैंक यू, धन्यवाद।